हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग रिव्यू नहीं बात करने वाले हैं इस बुक की, जिसका नाम है कर्मा व्हाई एवरीथिंग यू नो अबाउट इट इज रॉन्ग बाय आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत को ज्यादातर आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ही इज एन एल्यूमिनस ऑफ आईआईटी दिल्ली एंड आईआईएम अहमदाबाद and a formal civil service officer. Now is working as a champion of social awakening, socio-spiritual awakening और सुपरस्टिशियस से रिलेटेड जो मिथ भ्रम भ्रांतियां हैं उनके अगेंस्ट उनसे लिए ये वर्क कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये बुक जो कर्मा है ये कंपाइल करी गई है उन सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को जो आचार्य प्रशांत से पूछे गए थे कभी, और उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 सेक्शंस में डिवाइड करके बहुत ही खूबसूरती से बताई गई है। बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है ये, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल बुक है। इसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स आपके मिलते हैं जो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताए गए हैं। ये जो 4 सेक्शन है इसमें है हाउ टू चूज द राइट एक्शन। हम लोग के हर किसी के मन में ये कंफ्यूजन होती है, क्या ये जो काम कर रहे हैं ये सही है गलत है, ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। और दूसरा सेक्शन है विल द राइट एक्शन गिव द राइट रिजल्ट। जो हमारा राइट एक्शन जो हम कर रहे हैं उससे हमें राइट रिजल्ट मिलेगा जैसा हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तीसरा सेक्शन है एक्शन दैट रिफॉर्म्स द एक्टर, कि कौन सा एक्शन ऐसा है जो एक्टर को रिफॉर्म करे। एक्टर कौन इसमें है? कर्ता। कर्ता कौन है? जिसको हम लोग अक्सर गलत समझते हैं, अपने आप को हम कर्ता समझ के इसी उसमें रहते हैं भ्रम में कि सब चीज के कारण हम हैं। तो इसको इन्होंने बताया है कि कर्ता कौन होता है, किसको कर्ता कहते हैं। फिर आता है सेक्शन व्हाट डू द स्क्रिप्चर्स से, स्क्रिप्चर्स हमारे क्या कहते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि राइट एक्शन क्या होता है। तो इन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया है कि एक्शन कितने तरह के होते हैं, अगर इनएक्शन क्या है, एक्शन क्या है, स्पॉन्टेनिटी इन एक्शन क्या है, इन सारी चीजों को उससे रिलेटेड हमारे मन में कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने बताया है आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा एक्शन राइट है। ये होगा जब आप क्वेश्चन करना सीखेंगे, आप जब अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे। जैसे बुद्धिज्म में कहा जाता है, बुद्धिज्म में कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब किसी को नहीं पता। जैसे ईश्वर है कि नहीं है, ये प्रकृति पहले आई, ईश्वर को प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ने ईश्वर को बनाया। कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब इतने सालों से ढूंढने के बाद भी लोगों को नहीं मिले। तो इन सवालों को छोड़ दो, जो चीजें अभी जरूरी है, जो चीजें प्रैक्टिकल है, उन पे फोकस करो और उन पे फोकस ऐसे करो कि उसको सही तरीके से करो। इसमें आचार्य प्रशांत कुछ चीजों को मानते हैं, कुछ चीजों को नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि उपनिषद, सही भी लगता है, उपनिषद हमें बताता है कि रिलीजन क्या है, और रिलीजन वो नहीं है जो आज हम लोग जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रिलीजन है द वे ऑफ लिविंग। आप कैसे अपनी लाइफ का, आप अपना कैसे जीवन यापन करिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। दूसरा ये है कि इसमें बताता है कि राइट एक्शन हमारे राइट रिजल्ट तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो इसमें बताते हैं कि आपका राइट रिजल्ट क्या है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जो मंथ के एंड पे सैलरी मिल रही है, जिससे आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन, वो डिजायर्ड रिजल्ट है? या जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी काम को करके, वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है? आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? ऐसे तो कई लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कहते हैं मैं सैलरी मिली, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? उससे एसोसिएटेड जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, उससे एसोसिएटेड जो आपको पहचान मिलती है, क्या उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये सब मिल भी जाता है उसके बाद भी आप कह सकते हो कि आप पूरी तरीके से खुश हो कि नहीं हो? ये चीजें तो इंसान तब पता करता है जब वो अपने आप से सवाल पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप से पूछते ही नहीं है। हम जो ऊपर ऊपर तह पे तेल तैर रहा है उसको ही हम पानी मान के चलते हैं। ये सच्चाई नहीं है। इस बुक को पढ़िए। फिर उसके बाद इसमें आता है कि एक्शन दैट रिफॉर्म्स द एक्टर। एक्टर कौन होता है? हम जो सांसें ले रहे हैं, क्या वो सांसें हम ले रहे हैं? हमारा कंट्रोल है सांस के ऊपर। आप अपने दिल से कह सकते हैं कि आज मत धड़कना, 1 घंटे की छुट्टी ले लो। क्या आप अपने दिल से कहते हैं आज तेज तेज धड़को? आप कुछ एक्शन से उसको बढ़ा कम कर सकते हो धड़कनों को, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप तो करता नहीं हुए। तो करता कौन है? इस चीज को आपको जानना होगा कि करता, तो आपको जानना होगा कि कर्ता कौन है। तो कर्ता को समझने के लिए आपको इससे जुड़े कई सवालों को पूछना पड़ेगा। जैसे लोग पूछते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के बीच में गैप होता है,
उसने बात करी है कि लॉ ऑफ कर्मा एनिमल्स के ऊपर अप्लाई होता है। एक जने ने इसमें क्वेश्चन पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन था। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि जो होता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एनिमल्स के ऊपर लागू होता है, इंसानों के ऊपर क्यों नहीं लागू होता है? तो ये बड़ी अच्छी तरीके से बताते हैं कि एनिमल, ये बड़ी अच्छी तरह बताते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एनिमल्स के ऊपर इसलिए लागू होता है क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनमें सही गलत का समझने का डिफरेंस उनको नहीं पता होता है। उनको सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा होना करना होता है, खाना खाना है, पीना है, शिकार करना है, सोना है। अगर आज शेर ने किसी का शिकार किया वो गलत नहीं है, एक शेर ने किसी इंसान को मार दिया वो गलत नहीं है, लेकिन हम जब किसी जानवर को मार रहे हैं, हम जब किसी और की हत्या कर रहे हैं, वो सही और गलत की कैटेगरी में आएगा, वो हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म बनाएगा। तो इस चीज को उन्होंने और भी एग्जाम्पल से डिफाइन किया। मैं सारी चीज बता दूंगी ना तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज बताओ तो लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ज्ञान किसी भी तरह का बुरा नहीं होता, इसको मैं हमेशा कहती हूँ। दूसरा होता है कि कोइंसिडेंस क्या होता है, लक, कोइंसिडेंस, कर्मा, ये सब क्या होते हैं। एक चीज है जिससे मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड ही हुई इस बुक में, वो है जब इनसे किसी ने रीबर्थ के बारे में पूछा कि रीबर्थ क्या है, रीबर्थ होती है कि नहीं होती है, क्या हमारे पुराने कर्म जो होते हैं वो हमारे जन्म दर जन्म हमारे साथ आते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस पे इन्होंने एक्सप्लेन तो किया, वो रीबर्थ और इन सब में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी थी। मे बी और ज्यादा पढ़ने पर ज्यादा डिटेल पता चले, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मैं उससे डिसएग्री हूँ, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ। और दूसरा इसमें बात होती है स्पिरिचुअलिटी की, कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उठो युद्ध करो, किसने सवाल पूछा था, तो उसमें वो उससे कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध लड़ना। तो फिर लोग इसमें बोलते हैं कि क्षत्रिय हो, धर्म है, इसका क्या मतलब है ना, धर्म क्या है और क्षत्रिय हो कैसे, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम। तो इसमें वो बताते हैं कि जो जिस लेवल पे समझ रहा है ना उसको उस लेवल पे जाके समझाया जाता है। ब्राह्मण को अगर आप समझाना है युद्ध करने के लिए तो आप ब्राह्मण के लेवल पे समझाएंगे, आपको बच्चे को समझाना है बच्चे के लेवल पे समझाएंगे, आपको अर्जुन को समझाना था, अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसको उस लेवल पे समझाएंगे क्योंकि वो एकदम हताश हो चुका था, उसने अपना गांडीव छोड़ रखा था। लेकिन इस पे मैं बस एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी महाभारत अनरेबल्ड, और ये मिथ बस्टर है एक्चुअली, जो महाभारत में जो स्टोरी है जिसको कई जगह मैनिपुलेट भी किया गया है, क्योंकि वो आगे पहले तो ओरली होता था, सब बाद में रिटर्न हुआ, तो थोड़ी मैनिपुलेशन के बाद जो स्टोरी हमारे सामने आई है उसकी वो मिथ बस्टर बुक है, उसका मैंने रिव्यू डाला था, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बहुत सिंपल बुक है, बच्चों को भी अपने पढ़ाइएगा। तो उसमें वो कहते हैं कि जब हमारे रामायण और महाभारत हुई थी ना तो कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता था, उस समय होता था लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से एक कैटेगरी दी जाती थी। जैसे जो योद्धा है वो क्षत्रिय हैं, जिनको ज्ञान है बहुत ज्यादा, जो लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ा सकते हैं, एनलाइटेड हैं, वो ब्राह्मण हैं, जो बाकी बिजनेस कर रहे हैं वो वैश्य हैं। तो इसमें ये होता था कि एक घर के अंदर कई कैटेगरीज के लोग हो सकते थे, कई वर्णों के लोग हो सकते थे। वो जन्मजात किसी को कोई वर्ण नहीं मिलता था, ना वो फादर से बच्चे में आता था। जैसे अगर आज किसी के कोई ब्राह्मण है, उसका बेटा योद्धा बन गया, तो उसका वर्ण हो गया क्षत्रिय उस लड़के का, लेकिन पिता का वर्ण क्या रहा, पिता का ब्राह्मण ही रहा। तो इट इज लाइक कि आपको कोई डेजिग्नेशन मिली है, ये सब नहीं होता था। तो इसको एक बार पढ़िएगा, इसमें उन्होंने इस चीज के बारे में बात नहीं करी है, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, आपको पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज बहुत सिंपल है इस बुक की। बात करते हैं मैंने कहाँ से ली थी, ये बुक मैंने अमेजोन से ली थी, इसकी एमआरपी है 299, उस समय डील चल रही थी, मुझे 147 में मिली थी। जब ये वीडियो बना रही हूँ तो भी डील चली रही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए। मैं अभी फिलहाल तो डेथ पढ़ रही हूँ बाई सदगुरु, उसका रिव्यू मैं जल्दी डालूंगी। नॉलेज मैं फिर कह रही हूँ किसी तरह की बेकार नहीं होती, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी नॉलेज स्प्रेड करिए, अपने समाज को अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।